पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्ता। और गौरव की कुछ और बेहतरीन पिक्स है मेरी लिस्ट में और दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर गौरव शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं, उन्हीं पर बात कर ली जाए। एनटीपीसी और आयशर मोटर्स दोनों बेचना चाहते हैं गौरव आप? जी, एनटीपीसी में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशंस बने जरूर हैं, लेकिन इसकी एक टेंडेंसी है कि बहुत एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप मूव नहीं दिखाता है। दूसरा 145 148 ऐसा जोन है जहां से काफी बार रिवर्सल्स देखे गए हैं, अच्छे खासे शॉर्ट्स बने वहां लेवल्स पे हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो उसके करीब ही है। स्पॉट लेवल्स में अराउंड 142 143 के आसपास ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वहां पे एक रेस्टोरेंट दिखा दे और आपको यहाँ से एक बार थोड़ा और नीचे 135 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो यही रीजन है कि मैं सलाह दूंगा मे फ्यूचर सेल कीजिए। 135 का लक्ष्य होगा, 148 का स्टॉप लॉस होगा। सेम गोज फॉर आयशर मोटर। अच्छे से लॉन्ग्स बने थे, लेकिन अनमंडी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शॉर्ट टर्म में आप ब्रेकडाउन जैसी बात थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये छोटा स्टॉप लॉस होगा 20,500 का मे फ्यूचर्स के लिए, और लक्ष्य भी छोटा है 19,600 का। दो फार्मा कंपनियां औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए मानस आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों के लिए दरअसल पॉजिटिव खबरें हैं। औरोबिंदो फार्मा के लिए खबर है कि यूएस एफडीए से एक हार्ट बर्न की दवा है, उसका जेनरिक बनाने के लिए मंजूरी मिली है। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर आती हुई, इनकी एक लैब है जिसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है आपको चार्ट्स पर, या दोनों कमजोर हैं? आप अपनी राय दें। देखिए, टेक्निकली समझिए तो एक रीजन केवल मान के चलें कि डॉक्टर रेड्डी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है और अरबिंदो फार्मा जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो डेफिनेटली अरबिंदो फार्मा बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू डॉक्टर रेड्डी। और ऐसा लगता है कि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में यहां पर आउट परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कहीं ना कहीं 880 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो जब तक स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 735 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहां पर हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर आप डॉक्टर रेड्डी की चार्ट देखिए तो ऐसा लगता है कि पिछला करीब 2-3 मंथ का जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसमें 3,200 और 3,250 एक बड़ा हर्डल हो गया है, और जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो डॉक्टर रेड्डी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त इन फार्मा स्टॉक्स पर। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में। पहले आप देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी पर किस तरह के संकेत है वो आपको बता दें, और उसके बाद एशियाई बाजारों पर भी एक बार फटाफट नजर डाल लें कि किस तरह का रुझान वहां पर दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी है महज 7 अंक नीचे, कोई खास गिरावट वाली बात है नहीं, घबराने की जरूरत तो फिलहाल दिख नहीं रही है। और बाकी एशियाई बाजारों में देखें तो स्ट्रेट टाइम्स 1% नीचे है, हांगकांग आधा % नीचे है, तो खास है नहीं ऐसा कोई गिरावट। शंघाई 1% नीचे, तो ठीक है, थोड़े बहुत कमजोर है, आधा % कमजोर है। तो हम जितने एशियाई बाजार गिरते हैं उतना तो हम गिरेंगे नहीं, थोड़ा कम ही गिरेंगे। तो देखते हैं हमारी शुरुआत किस तरह की होती है। करेंसी मार्केट की शुरुआत भी होने की तैयारी में, वहां पर भी आपको नजर रखनी कि वहां पर किस तरह का रुझान बनता है। आज 2 दिनों की छुट्टी के बाद, वीकेंड के बाद आज करेंसी मार्केट में शुरुआत होगी, क्योंकि रुपए में भी 66 रुपए 48 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमने शुक्रवार को देखी थी, लगभग फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो आज देख लेते किस तरह की शुरुआत हुई। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 222 अंक नीचे है निफ्टी, क्या गिरा है। डॉक्टर रेड्डीज 10% नीचे, एचडीएफसी 10% नीचे, टीसीएस 10% नीचे, आईटीसी 10% नीचे, कई सारे स्टॉक्स ऐसा लग रहा है 10% नीचे इस वक्त दिख रहे हैं। ये सब सेटल हो जाएंगे, सही लेवल्स पर आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। मजबूत क्या है, अंबुजा सीमेंट 5%, 1.5% ऊपर है एसीसी, टीसीएस 1.25% ऊपर, सेंसेक्स 250 ऊपर और निफ्टी 150 पॉइंट नीचे। आइए, रुपए की शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई, 17 पैसे का नुकसान है। इस वक्त करेंसी मार्केट में कमजोरी बढ़ती दिख रही है। 66 के बेहद करीब पहुंचने के बाद रुपया धीरे धीरे फिसलता हुआ दिखा है, और आज फिर से एक कमजोर शुरुआत करेंसी मार्केट में की, तो थोड़ा नेगेटिव संकेत ये तो कहना पड़ेगा करेंसी मार्केट से इस वक्त आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं, ये मार्केट है जिस पर एक्शन हेमंत नजर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, और एक्शन आज और मदरसन सुम्मी पर भी देखने को मिलेगा। ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको आज थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बायबैक्स इक्विटी मार्केट्स में तो होना ठीक है, लेकिन अगर गाड़ियों के बायबैक्स फॉक्सवैगन जैसी कंपनी करने लगे सही बात है, तो थोड़ा दिक्कत की बात है। और कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स में देख रहा था, वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस की तरफ से निकल कर आई है, क्योंकि फॉक्सवैगन को लेकर चिंताएं बरकरार हैं और फॉक्सवैगन बड़े प्रोविजनिंग कर रही है। जिस तरह से आप सब जानते हैं, एमिशन स्कैंडल हुआ था, इन्होंने गलत किट्स लगा रखी थी यूएस में, यूरोप में। आप देखिए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और काफी दबाव देखने को मिल सकता है क्रेडिट स्विस का मानना है मदरसन सुम्मी पर। ये बताइए, चार्ट देखकर कैसा लगता है मानस ये स्टॉक आपको, और कोई ट्रेड आप इस पे लेना चाहते हैं आज इन खबरों के दम पर?
देखिए चार्ट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जरूर है कि नेगेटिव न्यूज के चलते शायद थोड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा और मेरे ख्याल से 268 के आसपास नेकलाइन था जो कि स्टॉक ने 2 दिनों पहले ही ब्रेक किया है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम न्यूज को दरकिनार करें और केवल पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो बिल्कुल पॉजिटिव है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 305-310 तक के लेवल्स भी देखने को शायद आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो अगर कोई गिरावट आती है और जब तक स्टॉक 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं तो समझता हूं कि गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 240 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोजीशन बनाएं। ओके, तो ये है राय इस वक्त हम इन तमाम स्टॉक्स पर देख लेते हैं। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस कहां अपनी राय दे रहे हैं, कौन से स्टॉक्स उनकी लिस्ट में शामिल है, हमारे साथ नीति जुड़ चुकी है। फिर से नीति बताएं, ऑटो सेक्टर पर बजाज पर क्या राय दे रहे हैं, ऑटो सेक्टर पर क्या राय है आज ब्रोकरेजेस की? क्रेडिट स्विस अच्छे मानसून पे एक बेट लगा रहा है ऑटो सेक्टर पर और ये कह रहे हैं कि एक अच्छी डिमांड पिकअप हो सकती है अगर मानसून बेहतर होता है। और इसमें भी ये 2 व्हीलर से ज्यादा 4 व्हीलर में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टीवीएस मोटर पे निश्चित किया है जिन्होंने अपना कवरेज अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस इन्होंने 260 तक का दिया है। 21% मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है इस शेयर में। प्राइसिंग प्रेशर में है क्योंकि जो OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक प्राइस वेरिएंस लॉन्च कर रहे हैं लगातार और हीरो मोटो को यहाँ पर थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि इनके लोएस्ट वॉल्यूम हो सकते हैं 6% अगले 4 से 5 साल के दौरान। ये प्रेफर कर रहे हैं बजाज ऑटो को हीरो मोटो की बजाय। टावर पर आज मॉर्गन स्टैनले ने इंक्रीज किया अपना टारगेट प्राइस 320 तक का लक्ष्य अब ये दे रहे हैं। ओवरवेट का कॉल इनका मेंटेन है। 21% की अपसाइड ये देख रहे हैं मौजूदा भाव से। दरअसल इन्होंने इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में HUL हो या फिर गोदरेज कंज्यूमर हो या फिर मैरिको हो, इसको अंडर परफॉर्म किया है। अगले 2 साल में इनकी कवरेज का ये सबसे एक्सपेंसिव FMCG स्टॉक होगा। हालांकि ये मान रहे हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ये बेहद स्ट्रांग है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसका प्रीमियम देने को तैयार रहेंगे। 320 तक के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है डाबर में। तो मॉर्गन स्टैनले डाबर पर काफी बुलिश, लेकिन यदि ये बताइए LNT पर भी कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, इस पर क्या राय है? और बाजार बंद होने के बाद काफी सारी और भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, उस पर ब्रोकरेज का क्या कहना है? दरअसल LNT के नतीजों से पहले आज ब्रोकरेजेस काफी अपबीट हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। HSBC अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहा है, 1205 का लक्ष्य इनका था जिसको अभी बढ़ा के 1502 रुपए तक का कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग अपनी मेंटेन की है, टारगेट प्राइस 1425 तक का इन्होंने दिया है। 1800 करोड़ रुपए का इनका पैट का एक फिगर आ सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यूज एक क्लॉक करेंगे 31,400 करोड़ रुपए के। एबिटा भी 3700 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है और जो ऑर्डर इन्फो है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बेहतर होती जा रही हैं, जिसके चलते ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। 1502 रुपए तक का लक्ष्य HSBC यहाँ अपग्रेड करके LNT पे दे रहा है। अच्छे नतीजों पे आपको नजर रखनी चाहिए। मगर केन इंडिया डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे। IDFC सिक्योरिटीज ने न्यूट्रल का कॉल मेंटेन किया है, 135 तक का लक्ष्य ये देख रहे हैं। मौजूदा भाव से 11% की गिरावट ये शेयर दिखा सकता है। HDFC बैंक ने अपने नतीजे पेश किए थे, अच्छे नतीजे थे। टॉप पिक है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का पूरे बैंकिंग सेक्टर में। रिटरेट कर रहे हैं अपने निवेश करने की सलाह, 1400 रुपए तक का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से आपको 28 से 30% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज आप बात कर ही रहे थे, बेहतरीन नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। अपग्रेड कर रहा है IDFC सिक्योरिटीज, इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने शार्पली इंक्रीज किया है, 315 रुपए तक का लक्ष्य आपको ये शेयर दिखा सकता है। 14 से 15% की मौजूदा भाव से तेजी। क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है इसी स्टॉक पे और टारगेट प्राइस 285 का था, इसको बढ़ा करके 330 रुपए तक का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 20% की तेजी ये शेयर भी दिखा सकता है। ओके, तो M&M फाइनेंशियल बेहतरीन तेजी के साथ आज खुलता हुआ दिखेगा। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन इंट्राडे में सबसे ज्यादा अच्छी तेजी दिखाता है जनरली जैकपॉट स्टॉक। CNBC आवाज ने जो सीरीज 2 शुरू करी है जैकपॉट शेयर की, 9:05 हो गए और वक्त है जानने का कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं जो बताएंगे मालामाल स्टॉक कौन सा वो स्टॉक है। आशीष बताइए जो आज आपने चुना है। देखिए, इंटरेस्टिंग कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, जिसे हम टाइमेक्स के नाम से जानते हैं। घड़ी बनाने और उसे मार्केट करने का काम है। इनफैक्ट इस देश में जो इस कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोर्टफोलियोज कहा जाता है उसको, और बेहद स्ट्रांग पेरेंटेज है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स जो हैं वो कनेक्टिकट US हेडक्वार्टर्ड कंपनी
टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस है, जिसका 1854 में गठन हुआ था। तो 160 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और आज ये टाइमेक्स ग्रुप दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। और वो इस कंपनी टाइमेक्स ग्रुप इंडिया में थ्रेशोल्ड लिमिट जो 75% की है, उसके बेहद करीब 74.93% स्टेक ओन करते हैं। जिस तरह का प्रिंटेज है इस कंपनी का, जिस तरह की ग्लोबल रिसोर्सेज तक रीच है इस कंपनी की, इस हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन मार्केट में एक ट्रू एडवांटेज इस कंपनी को मिलता है। भारत में इस कंपनी की जो ब्रांड है उसमें टाइमेक्स जो कि एक हाउस होल्ड नेम है, इको, हेल्टेक्स जो इसने हेलिक्स जो जनरेशन वाई के लिए लॉन्च किया था, और जो अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि वर्साचे है, फेरागामो है, ये सब इस कंपनी के भारत के ब्रांड पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 315 करोड़ रुपए के आसपास का है और पिछले कुछ साल के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस क्वार्टर के Q3 में साल दर साल आय में 19% और तिमाही दर तिमाही 24% का उछाल इस कंपनी ने दर्ज कराया आपकी स्क्रीन पर, और 50 करोड़ रुपए के पार जाती हुई क्वार्टरली आय की रन रेट आता हुआ। लगातार एक दिक्कत की बात है इस कंपनी के साथ कि ये लॉसेस क्लॉक करती है, पर लगातार ये कंपनी अपने लॉसेस रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पे आपकी स्क्रीन पे FY15 में लॉसेस 67% इस कंपनी ने कम कर रहे थे। कैसे? अपनी ब्रांड को रिपोजिशन करा था, अपने स्पेंड्स को रैशनलाइज करने की कोशिश करी थी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो भारत में उसे सुधारने की कोशिश थी, रिटेल प्रेजेंस इस कंपनी ने अपना बढ़ाया और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करी। और उसी के चलते आप देखिए इस साल के जो 3 क्वार्टर्स अब तक आए हैं, ये कंपनी अब वापस मुनाफे पे, हालांकि एक मार्जिनल मुनाफा, लेकिन 14 लाख रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा करा है। इनफैक्ट जिस तरह के ऑपरेशन से आने वाले समय में देखने वाली है इस कंपनी, ग्रोथ देखने वाली है और जिस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है, उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पे बॉटम लाइन में एक सुधार देखने को मिलेगा। ये कंपनी अब नए सेगमेंट्स में फोरे करने की योजना बना रही है। पिछले साल इस कंपनी ने वेरेबल सेगमेंट में स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड जो आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है फिटनेस एंथुसियास्ट के बीच में, या फिर जो टेक सेवी ऑडियंस है उनके लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो जो है टाइमेक्स ग्रुप का, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स अब इंडिया में लॉन्च करने की योजना बना रही है। यही नहीं, ये कंपनी अब कंज्यूमर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपने ब्रांड स्टोर्स लॉन्च करना, टाइमेक्स वर्ल्ड जो इसके फ्रेंचाइजी हैं उसे और एक्सटेंड करना, इनफैक्ट न्यू ट्रेड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में इंश्योर करना कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस रहे। वैसे भी ध्यान रखें, ओवरऑल ऑप्टिमिज्म जो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। आज तक पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, वॉच इंडस्ट्री महज 9 से 10% की दर से ग्रो करती हुई नजर आई है। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कंज्यूमर्स की जेब में पैसा शायद बढ़ता हुआ नजर आए, जो परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, जो ई कॉमर्स में थ्रस्ट है, क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है 50 से 55% ई कॉमर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें भी लग्जरी सेगमेंट में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो आगे उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस कंपनी के जो नए ग्रुप के जो नए सीईओ बने टाइमेक्स ग्लोबल के, उनका कहना है भारत टॉप 5 रेवेन्यू मार्केट्स में पिछले कई सालों से 20% की दर से ग्रो कर रहा है। अगर ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो भारत का मार्केट टाइमेक्स ग्रुप ग्लोबल के लिए टॉप 3 वर्ल्ड मार्केट्स में से एक होगा और इसी के चलते वो 10 से 15 नए स्टोर्स यहां पे और खोलने की योजना बना रहे हैं और अपनी खुद की ई कॉमर्स प्रेजेंस, यानी कि इसकी वेबसाइट जाकर आप खुद इसकी वॉचेस खरीद सकें, अपनी इन हाउस प्रेजेंस ई कॉमर्स में बढ़ाने की अब जोर होगा। तो जिस तरह का स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इस कंपनी का, जिस तरह के नए लॉन्चेस की अब मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह का कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव इस कंपनी ने वापस शुरू करा है, स्टोर एक्सपेंशन है, ई कॉमर्स में उतरने की जो योजना है और अब जो घाटे से मुनाफे में आई, जो टर्न अराउंड हुआ है, हालांकि सबकी नजर रहेंगी किस तरह से कंसिस्टेंट ये कंपनी प्रॉफिट डिलीवर करेगी। लेकिन एक बार फिर से जो अमेरिकन आइकॉनिक ब्रांड था टाइमेक्स, उसे भारत में रीपोजिशन करने की कोशिश कर रही है टाइमेक्स। इस कंपनी को अपने रडार पर रखें। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी टाइमेक्स, इस पर आप नजर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेहतरीन हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी देखिए आप अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है। ये स्टॉक ऐसा लग रहा है 11 साढ़े 11% ऊपर ये खुलने की तैयारी करता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में। देखना होगा इसके आगे ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। जनरली इस तरह के स्टॉक्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं इंट्राडे में और हमने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड आशीष का काफी मजबूती भरा रहा है। लेकिन काफी सारे और भी शेयर हैं जिस पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। सास्केन, इसके नतीजे आए 11-11.25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 175 करोड़ रुपए हुआ है। हालांकि एक एक्सेप्शनल गेन है इसमें। इसके अलावा जेंसार के नंबर्स पर नजर रखिएगा, ये नंबर्स कमजोर आए हैं, यहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट के नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं, लेकिन सद्भाव इंफ्रा के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। सद्भाव इंफ्रा पर एक बार कॉल लेते हैं अपने एक्सपर्ट की। मानस, चार्ट्स कैसे लगते हैं सद्भाव इंफ्रा के आपको? देखिए, सद्भाव इंफ्रा की जहां तक बात है, करीब 200 के आसपास बेस बना था और उसके बाद
लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, बट अगर पिछले करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो कहीं ना कहीं 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। मैं समझता हूं कि जब तक 260 के नीचे स्टॉक ना जाए यहां पर बेरिश नहीं होना चाहिए, बुलिश टोन बनाए रखना चाहिए। 260 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। एक बार स्टॉक 300 रुपए के ऊपर जाएगा तो कम से कम जो टेक्निकल टारगेट आता है वो 338 का आता है, तो बने रहना चाहिए। बट अपने सद्भाव इंफ्रा की बात कर रहे हैं, 106 रुपए का जो स्टॉक है, तो आप शायद सद्भाव दूसरा वाला शेयर समझ रहे हैं। सद्भाव इंफ्रा के नतीजे काफी अच्छे हैं, प्री ओपनिंग सेशन में करीब 5% मजबूती के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ, इस पर राय दें मानस। अच्छा देखिए, सद्भाव इंफ्रा की जहां तक बात है, ये जरूर है कि पिछले दिनों स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, बट अगर इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करेगा और 106-107 के ऊपर जाएगा तो वहां से कम 8 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बने रहे, जब तक स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 96 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो ये राय सद्भाव पर। सास्केन एक और स्टॉक है जिसके चार्ट्स देखकर राय दें, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में। बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है, मुनाफा वैसे तो 11 करोड़ से 175 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, काफी जबरदस्त जंप दिख रहा है, लेकिन कुछ न कुछ एक्सेप्शनल इसमें आए है, उसकी वजह से ये मुनाफा बढ़ा है। चार्ट पर क्या राय है आपकी इस वक्त? देखिए, मैं केवल इतना अनिल जी कहूंगा कि अगर आप किसी के पास है तो 320 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि चार्ट्स पे एक बड़ा हडल दिखता है 400 और 420 की रेंज में, और जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो मैं नहीं समझता मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पे बुलिश होना चाहिए। बट अगर आपके पास है तो बने रहे 320 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करिए 320 का स्टॉप लॉस रख के, ये राय निकल कर आ रही है। दो कंपनी जिनके नतीजे आज आने वाले हैं और शुक्रवार को वहां पर भी दमदार एक्शन देखने को मिला था, वो है डेल्टा कॉर्प और टाटा स्पॉन्ज। 3.5% ऊपर भागा था डेल्टा कॉर्प और करीब 4.5% ऊपर गया था टाटा स्पॉन्ज। इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए मानस, ये कैसे लगते हैं? एक्सपेक्टेशंस काफी लगी हुई हैं इन दोनों ही नतीजों से भी। देखिए, जहां तक बात डेल्टा कॉर्प की है, चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 50 से 55 के आसपास बेस बना था, और उसके बाद जब स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू किया तो अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 100 और 105 के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, बट अपने स्टॉप लॉसेज आपको 75 के नीचे ही रखने हैं। टाटा स्पॉन्ज पे तो एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है, क्योंकि काफी समय से स्टॉक 525 और 500 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वॉल्यूम देखने को मिले हैं, मूविंग एवरेज का जो सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है, और ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका नजरिया 6 to 8 मंथ्स का है तो 675 तक के लेवल्स आप टाटा स्पॉन्ज में देख सकते हैं। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और 500 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त टाटा स्पंज के स्टॉक पर। देखते हैं आज किस तरह के रिजल्ट आते हैं। आईबुल रियल, आईबुल हाउसिंग, ढेर सारे स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले रिजल्ट्स के दम पर। तो रिजल्ट्स के दम पर जो एक्शन दिख रहा है शुरुआती कारोबार में, फिलाटेक्स इंडिया 20% ऊपर नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% ऊपर है, सद्भाव इंफ्रा 5% ऊपर है, महिंद्रा सीआई 3% ऊपर। तो ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर पॉजिटिव खुलेंगे। वहीं जेंसार जिसने खराब नतीजे पेश किए 7% नीचे, आरएस सॉफ्टवेयर ने खराब नतीजे पेश किए 7% नीचे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 25 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 3 अंक ऊपर खुलता हुआ दिखा है। शांत शुरुआत होती है बाजार की। मजबूत क्या है? अंबुजा सीमेंट 1.25% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल 1% ऊपर, भारतीय एयरटेल में 1% की मजबूती, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक पॉजिटिव खुलते हुए दिखे हैं शुरुआती कारोबार में। लेकिन देख लें कमजोर क्या है, भेल 1% नीचे, तो यहीं से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा है। रिलायंस पर नजर रखिए, एकदम शांत शुरुआत होती हुई दिखी है, लगभग 3 रुपए नीचे खुलता हुआ रिलायंस का स्टॉक। तो कोई बड़ी तेजी के साथ शुरुआत नहीं हुई है रिलायंस के दमदार नतीजों के बावजूद। आइए वायदा कारोबार में किस तरह का एक्शन बता दूं आपको। जो स्टॉक कमजोर है, केन इंडिया 4% का नुकसान, यूको और आईओबी 1 जुलाई से बाहर हो जाएंगे वायदा कारोबार से 2% के नुकसान के साथ। मदरसन सुमी, जैसा हेमंत भी कह रहे थे कि रिकॉल करनी पड़ रही है कारें, 2.5% का नुकसान यहां पर है। यूनाइटेड ब्रूइज 1.5% नीचे, विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द होने की खबर के बाद यहां पर नुकसान दिख रहा है। टीवीएस मोटर्स पर एक और नेगेटिव रिपोर्ट एफआईएस की, नुकसान 1% का। 1% का नुकसान रिलायंस में अब होता हुआ दिख रहा है, तो रिलायंस बाजार पर थोड़ा दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। ओएनजीसी बाजार पर दबाव बना रहा है, तो ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं इस वक्त। और केन इंडिया, तो यही एकमात्र सेक्टर ऐसा है जिससे बाजार
पर दबाव बन रहा है और यही वजह कि आप इंडेक्स को बहुत ऊपर नहीं जाते देख रहे हैं। M&M फाइनेंस सिर्फ 3% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज नतीजे के पहले आई बुलरेल 1% मजबूत है। हेमंत कहाँ नजर है? IOB पर नजर है और आप कह रहे थे कि यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है और आप देखिए जिस तरह से FNO से IOB और यूको ये आगे जाकर बाहर हो जाएंगे, इन दोनों ही शेयरों पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि एशियन पेंट्स को आपको बेचकर जाना चाहिए। संदीप की राय थी, ये स्टॉक देखिए दबाव के साथ खुला है। आरकॉम SBI पे हालांकि संदीप बुलिश थे। देखते हैं वो स्टॉक्स किस तरह से कारोबार करते हुए। आरकॉम में मजबूती देखने को मिल रही है और SBI में भी 1.5% की मजबूती है। इसके अलावा देखिए नंबर्स के ऊपर जबरदस्त रिएक्शन। परसिस्टेंट सिस्टम्स, इसके नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड कहिए या फिर कमजोरी के साइड पर कहिए, वो नजर आए हैं। यहां दबाव देखने को मिल रहा है और भूषण स्टील जैसे स्टॉक्स जहां जबरदस्त रनअप पिछले हफ्ते देखने को मिला है, यहां पर भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। जेंसार में कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन महिंद्रा CI इस स्टॉक पर नजर रखिए 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद आए हैं। लेकिन आप देखिए छोटी मझौली कंपनियां किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। टाइमेक्स आज का जैकपॉट स्टॉक 14.5% मजबूत है, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। डेल्टा कॉर्प जैसे शेयरों में अभी भी देखिए खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा रनअप स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। अब देखना होगा नंबर्स आज कैसे रहते हैं, इसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ABB जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अच्छे नंबर्स ये कंपनी पेश कर सकती है, आज के दिन आप देखिए अब 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 30-32 रुपए ऊपर ABB का स्टॉक नतीजों से पहले इस समय पहुंचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स काफी मजबूती के साथ। और सबसे बड़ी बात हेमंत ये कि अगर ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज इतने कमजोर हैं, उसके बावजूद निफ्टी हरे निशान में है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि 3% कैन इंडिया कमजोर है, ONGC 1% कमजोर है, रिलायंस 0.5% कमजोर है और उसके बावजूद सेंसेक्स निफ्टी और एशिया बाजार तो कमजोर है, उसके बावजूद हम हरे निशान में, तो इसे एक तरह से अचीवमेंट के तौर पर देखना चाहिए। तो ये इस वक्त का रुझान बनता हुआ बाजार के लिए। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में नतीजों के दम पर है वो आपके सामने रख दूं। जेंसार 7% नीचे, DIC 6.5% नीचे, इंटरनेशनल पेपर ये है 4% नीचे, RS सॉफ्टवेयर में 4% का नुकसान और परसिस्टेंट सिस्टम्स ये 2% कमजोर होता हुआ दिख रहा है नंबर्स के दम पर। फिलाटेक्स इसने अच्छे नंबर्स पेश किए, 20% ऊपर है। महिंद्रा CIE 5% ऊपर, सद्भाव इंफ्रा 5% ऊपर। ABB नतीजों के पहले 2% की मजबूती दिखाता हुआ यहां पर अच्छा एक्शन इस वक्त आपको दिखेगा। ये रुझान इस वक्त का बनता हुआ बाजार का। कैन इंडिया जहां पर हम बात कर ही रहे थे और मानस कह रहे थे शायद 140 का लेवल मानस बता रहे थे जिसके नीचे खराब होगा। मेरे ख्याल से अभी तक तो 145-46 के आसपास तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मदरसन सुमी इस स्टॉक में भी कमजोरी अच्छी होती दिख रही है 3% के आसपास की। लेकिन पहली राय गौरव कैन इंडिया पर आपसे ली जाए क्योंकि 3% स्टॉक नीचे, ओपन इंटरेस्ट में 5% की बढ़त शुरुआती कुछ मिनटों में होती हुई दिख रही है, क्या किया जाए? देखिए फिलहाल तो ये रेंज में स्टक है और मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा आप कहेंगे मुश्किल है कि आपको मंदी देखने मिले। सेल करना है तो 145 के नीचे सेल कीजिए, तब आपका 147.5 148 का स्टॉप लॉस रखिए और आपका जो लक्ष्य होगा वो 137-38 का होगा। और 135 से 136 अगर सस्टेन करेगा तो मेरे सोचे एक अच्छा लेवल हो जाएगा बाय करने के लिए, तो काउंटर कॉल होगा। फिलहाल थोड़ी मंदी मुझे लगता है प्रेशर आ सकता है, तो अगर कोई बेचना चाहता है तो 145 के नीचे इसमें सेल कीजिए आप। ओके, और आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स अच्छे नतीजे, बड़े ब्रोकरेजेस के अपग्रेड के बाद ये वो स्टॉक है जो FNO में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। करीब 3% की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। और आज आप देखिए काफी सारे टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। अरविंद जैसे शेयरों में 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल रेमंड के नतीजे कैसे आते हैं। और आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसके नतीजे आज आने वाले हैं, नतीजों से पहले ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। आरकॉम की मजबूती आज भी बरकरार है, लेकिन जो बड़े ड्रैग करने वाले शेयर हैं वो ONGC जैसे हैवी वेट्स हैं। तो ONGC, RIL ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो आप पाएंगे कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उनकी लिस्ट में सबसे आगे भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। आप देखिए यहां पर बायबैक का फैसला जिस तरह से कंपनी ने किया है, बायबैक और बड़े डिविडेंड आ सकते हैं, यहां पर अनिल खरीदारी होती हुई। इवन भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ इस समय कारोबार करते हुए। बिल्कुल, तो ये है राय, ये है एक्शन इन तमाम स्टॉक्स पर। फ्यूचर लाइफस्टाइल ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल लेकर आइए।
0.5%, जी हाँ 0.5% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। 6,59,000 या मैं राउंड फिगर में कहूँ 6,60,000 शेयरों के आसपास का कारोबार फ्यूचर लाइफस्टाइल में हुआ है। आप देख सकते हैं लगभग 0.5% हिस्सेदारी बदली। जी हाँ बीएससी पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। बीएससी पर ये स्टॉक देखिए, हाँ 6,68,000 शेयरों का कारोबार, 4% के आसपास की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। तो यहाँ बड़ा एक्शन हुआ है वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस एक्शन भी हो रहा है। मानस इसके चार्ट देखकर फटाफट बताएं, फ्यूचर लाइफस्टाइल में कोई ट्रेड बनेगा? माफ करिएगा अनिल जी, मैं स्टॉक ट्रेड नहीं करता, ट्रैक नहीं करता, तो इस पे ओके, कोई बात नहीं, आपके रडार पर है अविनाश। ये डेफिनेटली थोड़ी बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि आई थिंक जिस प्रकार का यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ट्रैक्शन लास्ट 1-2 क्वार्टर से हुआ है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक करंट लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउन साइड है, लेकिन अगर लंबा नजरिया ले कम से कम एटलीस्ट 6 महीने से एक साल का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अविनाश, आप इस मदरसन सुम्मी के शेयर को किस तरह से देख रहे हैं? आप देखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर दरअसल यही है। तो जो रिकॉल करने का मन फॉक्सवैगन ने बनाया है अपनी गाड़ियों का, आप देखिए उसका खामियाजा इस स्टॉक को भुगतना पड़ रहा है। क्रेडिट स्विस जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज अब इस शेयर पर थोड़े से बेरिश होते हुए सबसे ज्यादा यही गिर रहा है। कैसे रीड करेंगे इन डेवलपमेंट्स को? ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि आई थिंक पहले जो वोल्क्सवैगन की खबर आई थी वहां पे काफी नेगेटिवली स्टॉक ने रिएक्ट किया था, और ये अगर यहीं तक रुके तो ठीक है, लेकिन आगे भी अगर थोड़ा बहुत गाड़ियों में इन्होंने डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके अगर और थोड़ी गाड़ियां ये लोग बायबैक करते हैं, तो ये डेफिनेटली इनके ब्रांड और इनके बिजनेस के लिए थोड़ा सा धक्का है। और ऑब्वियसली मदरसन के लिए ये काफी बड़ा क्लाइंट है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतें अर्निंग्स को लेके शायद 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ी और आ सकती है। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच, फ्रेश खरीदारी डेफिनेटली ना करें। मदरसन जो है वो फॉक्सवैगन का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, मदरसन का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उसका 45% फॉक्सवैगन से ही आता है, और फॉक्सवैगन जब इस तरह का काम करेगा तो शेयर पिछली बार भी जब वो दिक्कतें हुई थी अमेरिका में, ये सारे उन्हें अच्छे खासे पेनल्टी की बात हो रही थी, तब भी मदरसन सुमी का स्टॉक काफी गिरा था। अब देखना होगा इस बार भी जो असर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े हल्के होते दिख रहे हैं। 15 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 5 अंक नीचे आपको इस वक्त नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जरूर फ्लैट है, हरे निशान में बने हुए, लेकिन एक्शन बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। मजबूती की तरफ, थोड़ा कमजोरी की तरफ का रुझान अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये संकेत इस वक्त साफ तौर पर आपको बाजार में नजर आएंगे। और कमजोरी बढ़ रही है रिलायंस से, जहां 1.5% का नुकसान इस वक्त आप वायदा कारोबार में देख सकते हैं। तो रिलायंस पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक JSW एनर्जी, जरा ये देखिए गौरव, इस स्टॉक में क्या हो रहा है? 2% स्टॉक गिरा है। मैं देख रहा हूं ओपन इंटरेस्ट में 1.5% की बढ़त है। क्या कुछ शॉर्ट्स बन रहे हैं? एक ट्रेड लिया जा सकता है मंदी का? देखिए इसमें ओवरऑल रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो ये सेल अगर ऊपर करें तो बेहतर होगा। 71-71.5 के पास में अगर आता है तब आप ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क बहुत फेवरेबल है। 73 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं। नीचे में 66 से 67 लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ पे अराउंड 68-69 के आसपास मुझे नहीं लगता कि बहुत लुक्रेटिव एक सेल यहाँ पे बनता है। 66 जैसे मैंने कहा एक अच्छा सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, तो ₹2 के लिए रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं बैठ रहा है। डेल्टा कॉर्प देखिए किस तरह से मजबूत हो रहा है, और शुक्रवार के सेकंड हाफ से इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली। पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशंस देखिए, अगर किसी मिड कैप में अच्छी तेजी देखने को मिली है तो वो डेल्टा कॉर्प का स्टॉक है। अगर आप चार्ट देखेंगे 15-20 दिन का, तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। ये बताइए अविनाश, जिसके पास शेयर हो वो क्या करे? देखिए 1 महीने में करीब 40% की रैली ये स्टॉक दिखा चुका है। आज इसका टेस्ट है एक तरह से, नतीजे आने वाले हैं और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नतीजों के साथ कुछ अनाउंसमेंट्स आए, और हर बार की तरह एक्सपेक्टेशन होती ही है कि शायद दमन के जो इनका होटल अभी चालू है, कैसीनो अभी शुरुआत नहीं हुई है, उसको शायद मंजूरी आ जाए, या फिर कहीं और सिक्किम में नए कैसीनो खोलने की बात चल रही है मार्केट में। ये बताइए इस शेयर के साथ आप क्या करना चाहिए? जिनके पास शेयर है वो क्या करें, और क्या राय रखते हैं आप इस पे? नहीं, मेरे ख्याल से जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक कंपनी है जिसका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, गेमिंग और कैसीनो चलाती है। तो यहाँ पे ऐसे कोई कंपेरेबल प्लेयर्स नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इंटरेस्ट और जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस में आती है, मुझे लग रहा है कि आज अगर नतीजे अच्छे होते हैं, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो इसमें और थोड़ी अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़े निवेशक इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से अगर नतीजे बहुत ही खराब है तो शायद गिरावट आ सकती है, अदरवाइज इसमें और बढ़त के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, और बढ़त हो सकती है, लेकिन
यूनाइटेड ब्रूअरीज 2% कमजोर है। विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द होने की खबर का थोड़ा सेंटिमेंटल असर शायद इस पर होता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन टाटा स्टील एक और दिग्गज जो अब कमजोर हो रहा है, वेदांता अब कमजोर हो रहा है, तो मेटल्स पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर मेटल्स में से कोई एक्शन लेना हो गौरव, तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए किस स्टॉक में होगा और क्या एक्शन होगा, ये बताइए। देखिए, मेटल्स में अभी मैं ये कहूंगा कि किसी को शॉर्ट करना तो शायद वो सही समय ना हो, क्योंकि हर जो डिप्स आ रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए तो आप पुट्स के साथ प्ले कीजिए। टाटा स्टील का पुट ले सकते हैं, 330 का 320 का पुट ले सकते हैं, मे सीरीज का, तो आपको रिस्क थोड़ी फेवरेबल होगा। अगर कोई अनटोवर्ड एक्शन होता भी है तो आप ज्यादा इसमें खोएंगे नहीं, काफी हाई बीटा है। तो मेरे हिसाब से पुट लेके काम करेंगे तो वो बेहतर होगा, चाहे वो टाटा स्टील का हो या थोड़ा बहुत जेएसडब्ल्यू स्टील का लीजिए, तो आपको पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल बेहद सुस्त कारोबार आज देखिए भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। 7,900 का स्तर हमने जरूर देखा है यहाँ पर इस समय निफ्टी टिकता हुआ, लेकिन लगता है बाजार का मूड जो है वो एफओएमसी की मीटिंग के बाद कुछ व्यू ले पाएंगे। बृहस्पतिवार काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी का दिन भी है और एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम भी बुधवार देर रात को आएगा, तो एक्शन भरा रहने वाला एक्सपायरी का दिन कम से कम ये कह सकते हैं। प्रेशर बढ़ेगा लोगों का, ये होगा। लेकिन इस बीच स्टॉक देखिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल जो हम बात कर रहे थे 11% चढ़ गया है ये स्टॉक, क्या जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आपने शुरुआत होते ही बताया था कि इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, और आप जहां जहां देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। हम तो खाली स्क्रीन का एक्शन ढूंढते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है शुरुआती कारोबार में, जो लोगों को बताया जाए, तो वहां पर बड़ा एक्शन हुआ है। हम जी हाँ, तो ये स्टॉक पर नजर रखिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल पर 10% ऊपर। फ्यूचर ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी जल्दी से एक्शन देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं एक साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप चलने के लिए जाना जाता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल्स तो देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। फ्यूचर रिटेल फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर्स पर भी नजर रखिए, ये स्टॉक में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। इस ग्रुप पर आपका क्या व्यू बन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन दोनों ही इस पूरे ग्रुप पे अगर कोई कंपनी सिलेक्ट करना है तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल, ये दोनों ही ऐसे कंपनीज है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से निवेशकों को अच्छा रिटर्न देंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो इन दोनों ही शेयर्स में अपने पोर्टफोलियो के लिए इंक्लूड करना सही रहेगा। एक्शन भारतीय बाजारों में कम है, लगता है आज पूरा का पूरा एक्शन संसद में ही देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से हंगामेदार सेशन रहने की एक्सपेक्टेशन है, 25 अप्रैल से आज से शुरू हो गया है, 13 मई तक ये चलेगा। 15 सिटिंग्स होंगी और एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं। कुछ ही देर में सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं संसद के इस पूरे बजट पार्ट 2 को, और कौन से बिल्स पास हो सकते हैं, कौन से बिल्स इस बार भी फेल हो जाएंगे। तो इस सब पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल बाजार पर नजर रखिए, मदरसन सुमी पर नजर रखिए, 4% कमजोर है। केन इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जो 3% अनिल गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो कमजोर नंबर्स जिस तरह से केन इंडिया ने दिखाए हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर ऑयल एंड गैस स्पेस में यही स्टॉक बनाता हुआ। बिल्कुल, चलिए वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, गौरव और अविनाश, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो दो चीजें जहां पर आज सुबह से हम आपको हाईलाइट कर रहे थे, वहां एक्शन होता हुआ दिख रहा है। पहला तो हमने ये कहा था कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर भरोसा कीजिए, और अब देखिए बैंक निफ्टी ने शुक्रवार का हाई क्रॉस किया है। ये एक बड़ा संकेत है जिस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी से मजबूती आ रही है तो बाजार कमजोर ज्यादा होगा नहीं, डायरेक्शन वहां से लेना है, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखिए एक्शन बेहतर रहेगा। तो बाजार की कमजोरी के बावजूद अब ये 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आ गया, दिन के हाई पॉइंट पर लौट रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फटाफट देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 770 शेयर मजबूत ट्रेड कर रहे हैं और कमजोर शेयरों की तादाद 470 है। तो 300 शेयर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हेमंत, एक्शन तो बाजार का उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब देखते हैं आगे किस तरह का माहौल बनता है। बिल्कुल, तो पूरा दिन अभी बाकी है, लेकिन अच्छी बात यही है कि लगातार देखिए 7,900 को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बुल्स, और वो स्तर इस समय आपको देखने को मिलेंगे। तो बस एक्सपायरी तक ये मामला टिका रहे तो फिर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8,000 के स्तर के ऊपर जाए, वो पॉसिबल हो सकता है। आप देखिए अरविंद जैसे शेयरों पर नजर रखिए, 2% एक्शन हो रहा है, यहाँ अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल रेमेंट के नतीजे आएंगे तो उस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। भारतीय एयरटेल जैसे शेयर और मजबूत होते हुए, और रिलायंस कम्युनिकेशन, तो टेलीकॉम पैक काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल को फायदा मिला है, जिस तरह से उन्होंने खबरें दी हैं कि बायबैक के ऊपर एक बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ एफएनओ में सेकंड टॉप गेनर दरअसल आज यही है।
M&M फाइनेंशियल्स ने तो आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया ही है। ब्रोकरेजेस के बड़े अपग्रेड्स आने का फायदा इस स्टॉक को मिला है और अच्छे नतीजे भी इस कंपनी ने दिया। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, बजाज ऑटो एक कुछ और ऐसे शेयर हैं जो अच्छी रैली आज के सत्र में तो भारतीय के बायबैक का असर पूरे टेलीकॉम शेयरों पर दिख रहा है। भारतीय, आइडिया, आरकॉम तीनों मजबूती के साथ खुले, लेकिन हमारी नजर है आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से पर। जी हां, ये सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी। संजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहली बात तो यही कि जो पार्ट 2 आज से शुरू हो रहा है, क्या ये सत्र चलेगा या फिर कुछ कामकाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का मामला काफी गर्म है। उत्तराखंड के कारण बहुत सारा डिसरप्शन इस सेशन में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में एमपीज जो हैं वो बिजी हैं इस वक्त अपने अपने राज्यों के चुनाव प्रचार में, तो पॉलिटिकल लीडरशिप का फोकस वहां रहने वाला है। तो नटशेल में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेशन दरअसल एक फॉर्मेलिटी है, एक रस्म अदायगी है, क्योंकि काम पूरे करने हैं वो सारे हो जाएंगे। जो बड़े काम हैं जिस पर हमारी एक अपनी फेवरेट लिस्ट है जो हम बरसों से दोहराते आ रहे हैं कि जीएसटी होगा कि नहीं होगा, तो भूल जाइए। बैंक्रप्सी बिल जो है वो पास कराने की बड़ी कोशिश इस बार हो सकती है और ये हो सकता है कि वो पास हो जाए। इसी तरीके से विसल ब्लोअर बिल या इंडस्ट्रीज बिल या इस तरह के जो कुछ छोटे मोटे कामकाज हैं वो शायद निकल जाएंगे। चलिए, तो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उसको एक्सपेक्टेशंस को लो कर देना चाहिए। वैसे भी देखिए बाजार ने काफी कम उम्मीदें वैसे इस बार पाल रखी हैं, लेकिन संजय ये बताइए और क्या हो सकता है इस बार इस पूरे सेशन में। उत्तराखंड का मामला तो आप कह रहे हैं रहेगा ही फोकस में, और कौन से मामले हैं जो गर्मा सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड का मामला जो है ये गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या इसमें व्यू लेगा वो एक अलग बात है, लेकिन वहां से अगर बिल्कुल इंडोर्समेंट न मिला केंद्र सरकार का जो उस पर स्टैंड है उसको, तो केंद्र सरकार को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर को आप कैसे चलाना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे मांगेगी, कहेगी कि आप एक अलोकतांत्रिक किस्म की पार्टी हैं जो सरकारों को गिराने का धंधा करते हैं। हालांकि कांग्रेस भी ये काम बखूबी किया करती थी। तो उत्तराखंड पर एक सीरियस बहस होने की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले डिसरप्शन काफी होगा। दूसरा मसला है जिस पर सरकार पर हमला करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसका मुझे कोई बहुत असर होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि सरकार उसमें सोच समझ कर चल रही है। वो है पनामा पेपर्स का कि उसमें क्या होगा। तीसरा मसला होगा मल्या को वापस लाने के बारे में, क्योंकि सेशन आने वाला था, इसीलिए सरकार ने स्विफ्टली ये कार्रवाई की है कि अगर जरूरत है तो पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए, जरूरत है तो एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि मल्या पर सरकार सॉफ्ट है। कुल मिलाकर यानी कि मार्केट के काम के मुद्दे शायद कम हो, लेकिन ऐसे में एक और बड़ी बात जो है वो सूखे को लेकर भी क्या आपको लगता है कि बड़ा हंगामा इस बार संसद में हो सकता है, चिंताएं जताई जाएगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि संसद के सत्र के दौरान वो अपने पॉइंट स्कोर करे। तो ठीक है, मानसून की बारे में जो भविष्यवाणी है कि वो अच्छा होगा, लेकिन ये जो अगले 40-50 दिन हैं ये बहुत दुख भरे हैं। हिंदुस्तान की आधी आबादी के लिए एक बड़ा क्राइसिस है। उसमें केंद्र सरकार कहेगी कि हमने ये राहत दे दी, वो राहत दे दी, लेकिन हाँ, सूखे का मसला, पानी की कमी का मसला, खास करके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जहां स्थिति, और बुंदेलखंड जहां स्थिति बहुत विकट है, उसको लेकर के यहां चिंता और चर्चा तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, तो ड्राउट मैनेजमेंट पर सरकार ने किस तरह का काम किया इसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन संजय जी, जो बाजार के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जो कई सालों से अटका हुआ है वो जीएसटी है। अगर अभी भी पास नहीं हो पाएगा, और कल जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस ने अपना बयान दिया कि बातचीत उनकी नहीं हो पाई है, क्या लग रहा है सर आपको, कब तक पास होगा फिर ये बिल? मुझे ये लगता है कि अगर इस सेशन में पास नहीं हुआ, जो नहीं होने वाला है, तो उसके बाद फिर यूपी चुनाव के पहले उसके होने की कोई गुंजाइश हम नहीं देखते, क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी होगा कांग्रेस का साथ, जो मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में चूंकि जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सांसद बहुत सारे लोग, क्योंकि तमिलनाडु, केरल और ये जो वो लोग हैं जो मेजॉरिटी क्रिएट करते हैं राज्यसभा में, वो लोग नहीं होंगे। तो बहुत सारे रूटीन काम तो आप करा ले सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन जीएसटी पर कांग्रेस के साथ जब तक सहमति न बने, 2/3 हाउस इन ऑर्डर और उस प्रकार से वहां पर वोटिंग बाकायदा न हो जाए, तब तक जीएसटी पास होने के आसार न के बराबर हैं। इसीलिए चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई है कि क्या ये सरकार
चाहती भी है कि जीएसटी पास हो। बिल्कुल, लेकिन जो इतने सारे आपने मुद्दे बताए जिन पर हंगामा हो सकता है, चाहे वो सूखा हो, पनामा पेपर्स का हो, उत्तराखंड वाला मामला हो, तो संजय जी होगा क्या संसद में? क्या बातचीत होगी, हंगामा होगा, या फिर संसद चलेगी नहीं, फिर से पिछले 2-3 सत्र जिस तरह से ठप होते हुए दिखे वैसे कामकाज पूरा ठप? नहीं, अब पूरा ठप वाला तो माहौल नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों को मालूम है कि पब्लिक में बड़ी उनकी पिटाई होती है उस पर। तो पिछली बार जैसा हुआ था कि हंगामा, फिर एक बहस, और बहस के बाद थोड़े छोटे मोटे काम, जिसमें कि साधारण उपस्थिति में भी जो काम निकल जाए उस तरह का। तो इस बार का भी मिक्स यही रहेगा कि थोड़ा हंगामा होगा, थोड़ी बहस होगी। बहस में उत्तराखंड का मुद्दा शायद न हो, लेकिन पनामा जैसे, काले धन जैसे मुद्दे पर, सूखे जैसे मुद्दे पर बहस हो सकती है, और कुछ साधारण बिल पास हो सकते हैं। ये तो संसद की बात हुई, लेकिन संजय जी सबकी नजरें टिकी हुई हैं जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकल कर आएगा? अब तक जिस तरह से हमने देखा है वोटिंग होती हुई, आपका क्या अनुमान है, क्या निकल कर आ सकता है? देखिए, चुनाव को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए मैं, चूंकि हम लोगों की आदत होती है कि भविष्यवाणी कर दें, बिटवीन द लाइन पढ़ा लें, लेकिन इस बार का मुकाबला बड़ा कठिन है। असम का, बीजेपी को जो लोकसभा में सफलता मिली थी, वैसी सफलता या ऐसा हाव भाव इस बार उनकी ही बातों से लगता नहीं कि वो कोई इसको स्वीप करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि वहां पर बीजेपी आगे हो, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, कांग्रेस और अजमल की जो पार्टी है, वो अगर जीत करके आ जाते हैं तो एक कोएलिशन सरकार बनते हुए भी आप वहां देख सकते हैं। यानी मैं 50-50 के कॉल पर ही इस वक्त उस पर हूं। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, उसमें यह है कि ममता बनर्जी के लिए हम जितना आसान समझते थे उतना आसान नहीं है। वहां पर भी बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, इसीलिए प्रिडिक्ट कर देना कि वो जीत ही जाएंगी या वो हार ही जाएंगी, वो भी थोड़ा सा नामुमकिन सा काम है। तमिलनाडु के बारे में कॉल लिया जा सकता है कि शायद जयललिता निकाल लेंगी, लेकिन केरल में एलडीएफ वापस आ जाएगा। तो यानी कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे, देखेंगे किस तरह के रिजल्ट आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आज ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। और संसद के सत्र से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखिए मत, कोई कामकाज होता नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि चर्चाएं होंगी, बहस होंगी, लेकिन इस बीच नजर रखिए बाजार पर, जो दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है सेंसेक्स और निफ्टी। आज का लो पॉइंट 57 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी पर 17 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसलता हुआ। बैंक निफ्टी किसी भी वक्त 16,700 के लेवल को तोड़ने की तैयारी करता हुआ दिखा। तो ऊपरी स्तरों से दबाव बरकरार है, बाजार में कमजोरी बरकरार है। मन चलिए, तो बुल्स और बेयर्स दोनों ही देखिए डटे हुए हैं, और एक्सपायरी का हफ्ता है, और ये हफ्ता जो है वो काफी महत्वपूर्ण है भी। और बुल्स दरअसल तेजी करके थोड़े से थकते हुए दिख रहे हैं, कोशिश करते हैं 7,900 लेवल को डिफेंड करने की, उसके ऊपर जाने की, लेकिन बेयर्स ने देखिए शायद इस हफ्ते का इंतजार कर रहे थे वो, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी रैली होने के बाद अब यहां से और कितनी तेजी देखने को मिले, इसके ऊपर काफी सारे अभी चीजें हैं, और रिजल्ट्स जो बड़े फैक्टर है, करीब 1 दर्जन भर कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। तो वहां पर आप देखिए थोड़ा सा बाजार अटकता हुआ इस समय दिख रहा है। 7,880 का लेवल है, 7,900 हमने छुआ, उसके ऊपर गए लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए अब आप लाल निशान में आता हुआ नजर आ रहा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब तक बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में है, लेकिन लगता है कि अब ये गिरने वाले शेयरों के फेवर में पहुंच जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज जो है वो प्रेशर डालते हुए बाजार पर इस समय आपको नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर नुकसान वहीं से आता हुआ दिख रहा है, और आप देख सकते हैं नतीजों वाले शेयरों पर ही सबसे ज्यादा दबाव है। छोटे छोटे शेयर 5-5, 7% नीचे है। लेकिन अब हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ सेल्स पराग ठक्कर। पराग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या लग रहा है सर, ये सब इतना बड़ा हफ्ता है, इवेंट ढेर सारी है, ग्लोबली भी 2 सेंट्रल बैंकर काम करेंगे, हमारे यहाँ भी संसद सत्र शुरू हो गया, काम होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है। लगता है 8,000 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये संभावनाएं ज्यादा दिखती है क्या आपको? मैं निफ्टी के स्तर पर ज्यादा कमेंट नहीं करता हूं, बट मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, अच्छा मॉनसून, सब प्राइस इन हो चुका है मार्केट में। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए स्ट्रक्चरल स्टोरी एकदम इंटैक्ट है, बट ग्लोबली डेफिनेटली चाइना और कई जगहों से अभी बीच में काफी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तभी कोई नेगेटिव न्यूज कहीं से आके हिट करती है। तो वो हिसाब से मैं कॉशियस रहना चाहूंगा। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट की नीतियां, लोअर इंटरेस्ट रेट्स और फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल एरियाज एंड
गुड मॉनसून, ये किलिंग कॉम्बिनेशन है इंडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई मार्केट रियली घटता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज काफी है। ये बताइए, क्योंकि आज से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, CNBC आवाज के प्रधान संपादक अभी कुछ देर पहले हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बैंकरप्सी बिल भी पास नहीं हो पाएगा, GST की तो छोड़ ही दीजिए। ये बताइए, आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि आपको लग रहा था कि बजट के पार्ट 2 में शायद ये पास हो जाए, और अब जिस तरह से माहौल बन रहा है उत्तराखंड मामले को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर? इंडिया में ये सब को तो लेके ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ये है कि मार्केट अगर नियर टर्म में काफी रैली कर चुका है तो डेफिनेटली हर चीज में एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिव हो जाती है, और वहां अगर कुछ नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट के कारण मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में कॉशियस रहने की जरूरत है, और कैश हाथ में रख के अगर मार्केट में कोई भी कारण से अगर करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से चॉइसेस काफी क्लियर है कि कहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही एक और बहुत अच्छा मौका मिलेगा लोगों को, बिकॉज काफी लोगों ने ये तेजी पूरी मिस की हुई है। जहाँ फरवरी 29 से 6,825 से जो एक तरफा रैली हुई है 16% की, उसमें ज्यादातर लोगों को मिस वाली फीलिंग आ रही है। बात तो सही है, और जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए फिर पराग ये करें कि थोड़ा इंतजार कर लें, जल्दबाजी ना करें। लेकिन पराग, जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। खासतौर से ऑयल एंड गैस स्पेस के 2 दिग्गज तो नतीजे दे चुके हैं, रिलायंस और केन। कैसे लग रहे हैं नतीजे? मेरे ख्याल से ऐसी केन में तो देखना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑयल के प्राइस नीचे थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी थी, और केन इज अ प्योर प्ले ऑन ऑयल। तो ऑयल के ऊपर जब तक व्यू एकदम क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से केन पे कोई राय देना बहुत डिफिकल्ट है। रिलायंस में एक्सपेक्टेशन था ही कि रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे आएंगे, और आगे जाके इसमें हमेशा ये होता है कि एनी सिक्लिकल बिजनेस के जो रिजल्ट आ गया उसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है, बिकॉज आगे आपका आउटलुक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अभी रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से गिर गए हैं ये स्तर से, जो स्तर से रिलायंस ने लास्ट क्वार्टर में डिक्लेयर किया, तो वापस माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और प्लस हमने हमेशा देखा है कि अहेड ऑफ रिजल्ट रिलायंस एक रैली देता ही है, बिकॉज रिजल्ट अच्छे होते हैं, और उसके बाद रिफाइनिंग मार्जिन अगर थोड़े से नीचे दिख रहे हैं मार्केट को तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमेशा आती है। तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप कह रहे हैं बाजार दरअसल जो नंबर्स आने वाले होते हैं उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन देता है। तो सीमेंट कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, अल्ट्राटेक से आज शुरुआत होने वाली है, ACC अंबुजा बृहस्पतिवार को अपने नंबर्स पेश करेंगे। इस पैक से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसमें यही है कि बिकॉज की जनवरी, फरवरी, मार्च में सीमेंट की सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा, और नॉर्थ में प्राइसेस भी काफी बढ़े, इसलिए काफी गर्मी हो चुकी है, काफी तेजी हो चुकी है इस शहरों में। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग और रोड्स, इनके ऊपर जो फोकस है, इरिगेशन स्कीम्स, तो इसमें सीमेंट में लॉन्ग टर्म में कोई मंदी नहीं कर सकता है। बट प्राइसेस अभी काफी भाग चुके हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लेने से अच्छा है कि, और प्राइसेस ये क्वार्टर के रिजल्ट को ऐसे बड़े सरप्राइज नहीं दे सकते। हालांकि अल्ट्राटेक एक पैन इंडिया प्ले है, 90 मिलियन टन कैपेसिटी हो गई अभी ये जेपी के डील के बाद। तो डेफिनेटली जैसे मैं कहता हूं कि ये अगर कोई भी करेक्शन आता है तो चॉइसेस काफी क्लियर है, तो उसमें से डेफिनेटली अल्ट्राटेक और ग्रासिम एक चॉइस है जो इन्वेस्टर्स को मतलब मार्केट के करेक्शन में लेने चाहिए। ओके, लेकिन एनबीएफसी के रिजल्ट आने शुरू हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के। हमने देखा शुक्रवार को भी स्टॉक भागा और नंबर्स के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इस तरह खराब बाजार में 3-4% ऊपर होना, क्या लग रहा है कहीं कोई अच्छे नतीजों की उम्मीद बाकी कंपनियों से भी की जा सकती है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट टाइप की हुई, एसकेएस माइक्रो या फिर कोई और कंपनियां जो एलआईसी हाउसिंग तो दे चुका है, बाकी कंपनियों में अगर आपको कहीं रुझान दिखता है? देखिए, एक बात है कि महिंद्रा फाइनेंस में ये जो मानसून रूरल इंडिया बेस्ड एनबीएफसी होती है, महिंद्रा फाइनेंस, मैग्मा, फिनकॉप, आप जो भी लीजिए, उसमें हमेशा Q1 जो होता है वो सीजनली बढ़िया होता है। ओके। और Q4 बढ़िया होता है और Q1 वीक होता है। ओके। तो अगले क्वार्टर में वापस थोड़ा सा इसमें निराशा आएगी, तभी आई थिंक अगर तभी मानसून के भी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी तो प्रेडिक्शन हुआ है कि मानसून अबव एवरेज है, लेकिन तब तक मानसून भी क्लियर दिख जाएगा कि कैसा है, तो वो वीकनेस में मेरे ख्याल से लेना चाहिए। बिकॉज अभी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले थे, उसके ऐसे मतलब वही मार्केट
को पता ही चल जाता है, तो एक बड़ी तेजी हो गई है। तो थोड़ा सा कूल डाउन अगर होता है तो डेफिनेटली रूरल इंडिया के लिए इससे अच्छा प्ले कोई हो नहीं सकता है। इसके अलावा बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? जिस तरह से जो नंबर्स आए इंडसइंड बैंक के, डीसीबी बैंक ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए, इवन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स काफी अच्छे थे, और ये हफ्ता देखिए एक्सिस बैंक कल है, परसों है येस बैंक, उसके बाद शुक्रवार को है आईसीआईसीआई और आईडीएफसी बैंक भी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैसा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अगर आप बात करें तो? देखिए, इसमें ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो रिटेल फोकस्ड है या जिनका हाईली लेवरेज कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लेंडिंग नहीं है, जैसे कि इंडसइंड है, डीसीबी है जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, या आने वालों में जैसे कोटक है, तो मिड कैप में जैसे सिटी यूनियन बैंक है जिनका रिटेल फोकस है। सिटी यूनियन बैंक का समझिए एमएसएमई ट्रेडर वर्किंग कैपिटल का जो 54% एक्सपोजर है, तो उन सब बैंक्स में असेट क्वालिटी प्रेशर काफी कम है। जो जहां पे हाईली लेवरेज कॉर्पोरेट्स का एक्सपोजर है वहां पे ही ये तकलीफ ज्यादा आएगी। अदरवाइज जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां हाईली लेवरेज कॉर्पोरेट्स नहीं है, वहां पे तो असेट क्वालिटी का इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए, और जो भी वेल विद इन द गाइडेंस आएगा, और लोन बुक ग्रोथ भी होना अगले साल से अच्छा शुरू हो जाएगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिटी यूनियन बैंक देखता हूँ कि आज भी 1.5% आरओए बनाती है कंपनी, 14% टीयर 1 पे बैठी हुई है, तो कैपिटल है ग्रो करने के लिए, और हाई यील्डिंग लोन्स है, 13% उनको मिलता है एमएसएमई वर्किंग कैपिटल लोन्स में, जो 53% ऑफ उनकी बुक है। तो उसमें अभी लोन बुक ग्रोथ भी आना शुरू होगा, बिकॉज एक अगर मानसून ठीक ठाक हो गया तो एग्री रिलेटेड लोन में तेजी भी आएगी और असेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, और ओवरऑल इकोनॉमी अगर अच्छी चलती है तो डेफिनेटली लोन बुक ग्रोथ अच्छा होगा। बिकॉज काफी पीएसयू बैंक्स जो है वो स्टार्व्ड ऑफ कैपिटल है। अभी जैसे मैं देख रहा था सिटी यूनियन बैंक का तमिलनाडु में टोटल एडवांसेस में शेयर इज बिलो 2%। 15,000 करोड़ की उनकी बुक है तमिलनाडु में, विच इज 1.98% ऑफ द टोटल तमिलनाडु स्टेट एडवांसेस, और उसमें 25% पीएसयू बैंक्स के पास है और उनके पास कैपिटल नहीं है, तो उनका शेयर वो ग्रैब कर सकते हैं। तो आराम से अच्छे माहौल में 18-20% लोन बुक ग्रोथ आएगा और असेट क्वालिटी भी सुधर जाएगी। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, लेकिन मेटल कंपनियों पर क्या रहा है? पिछले हफ्ते हमने देखा एक जबरदस्त रैली स्टॉक्स में देखने को मिली, आज थोड़े ठंडे कारोबार कर रहे हैं। हिंडाल्को या फिर टाटा स्टीलो देखिए 1-1.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और मिड कैप्स जिनमें एक दमदार रैली देखने को मिली थी, आप देखिए उत्तम गैल्वा अब 6.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। और यहाँ पर एक खराब खबर भी है, इंडिया रेटिंग ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है इसके कर्जों को, और अब डिफॉल्ट की रेटिंग दी है। और देखिए बड़े हैं प्रमोटर्स इनके, मित्तल जी और मिगलानी जी का दोनों का बड़ा स्टेक है। ऐसी कंपनियों के लिए इस तरह की खबरें आती हुई अब आपका क्या व्यू बन रहा है? मेटल कंपनियों को इस अनिश्चितता में खरीदना चाहिए या आपको लगता है पहले ही एक अच्छी रैली हो चुकी है? तो मैंने जैसे हमेशा अपनी बात हो रही थी कि मॉइल और नाल्को जैसे शेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब नाल्को अराउंड 32-33 रुपया था, मॉइल अराउंड 190-200 रुपया था, बिकॉज उसमें कैश कंपोनेंट बहुत ज्यादा था, 70-80% ऑफ मार्केट कैप कैश था। तो ये सिक्लिकल सेक्टर्स में मैं ऐसी कंपनी हमेशा रिकमेंड करूंगा जहां कैश काफी ज्यादा हो, डेट ना हो, बिकॉज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसी ये जो मेटल की तेजी है 2 रीजन से हुई। एक डॉलर वीक हुआ, डॉलर इंडेक्स जो 100 था वो 94 आ गया, तो डॉलर वीक होता है तब कमोडिटीज हमेशा चलती है। और दूसरा ये हुआ चाइना के डेटा अच्छे रहने लगे, चाइना में फिस्कल स्टिमुलस जो हो रहा है उसकी वजह से स्टील की डिमांड बढ़ गई, चाइना का स्टील का प्राइस जो है वो $100 भाग गया है। लेकिन ये डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये भाव में चाइना की ऐसी स्टील मिल भी काम करना शुरू हो गई है जो काफी इनएफिशिएंट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये भाव सस्टेनेबल नहीं है ग्लोबली, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आना ही था जो आ रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। इस बीच बाजार में देखिए 7,875 के आसपास थोड़ा सपोर्ट किया जा रहा है। ये शुक्रवार की लो है 7,873, एग्जैक्टली उसी के आसपास लो बनाया और वहां पर बाजार थोड़ा सा रुकता हुआ दिखा। लेकिन कुछ स्टॉक जो एक्शन में, आज सुबह से हम एनबीएफसी की बात कर रहे थे कि किस तरह से रिजल्ट आए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के, लेकिन एक और स्टॉक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। मेरी लिस्ट में 2 बड़े सौदे नजर आ रहे हैं, और ये दोनों ही बड़े सौदे, एक एनएससी पर हुआ है, दूसरा बीएससी पर हुआ है। आधा से 0.1% यानी कि लगभग 1.25% हिस्सेदारी इन दोनों सौदों को मिलाकर कंपनी की बदली है। 21 लाख शेयरों का कारोबार 2 जगह हुआ है। ये काफी बड़ा वॉल्यूम कहा जाएगा। 21 लाख शेयरों का डिलीवरी कारोबार होना, नतीजे भी आने वाले, नतीजे आ जाने वाले। नतीजों के पहले बड़े ब्लॉक्स बदलते हुए दिख रहे हैं, और 667-668 रुपए में ये कारोबार होता हुआ दिखा। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा।
दिख रहा है। आपके रडार पर है, ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? नहीं, हाँ, ये स्टॉक में हमारा कवरेज नहीं, हालांकि डिविडेंड यील्ड इसमें काफी इंटरेस्टिंग रहता है। इंडिया बुल्स ग्रुप की सारी कंपनियों की डिविडेंड यील्ड काफी बात सही रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम पैक भी आप देखिए रडार पर रहने वाला है। भारतीय इंफ्राटेल के कल नतीजे आने वाले हैं, बायबैक और डिविडेंड के ऊपर विचार करेगा बोर्ड, और भारतीय एयरटेल में भी बुधवार को बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें भी बायबैक और डिविडेंड के ऊपर विचार होने वाला है। आइडिया भी देखिए आज मजबूत है, बृहस्पतिवार को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। टेलीकॉम पैक से सर आपकी क्या उम्मीदें? ऐसा है कि टेलीकॉम पैक में रिलायंस जियो की जो एंट्री की वजह से जो डेटा में डेटा रेवेन्यूज पे जो असर होगी, बिकॉज वो डेटा के जो भाव घटेंगे नए सब्सक्राइबर बनाने के लिए, जो तो वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। उसलिए ये सेक्टर में थोड़ा सा इतना कन्विक्शन से बाय बोलना डिफिकल्ट है। बाकी कंपनीज अच्छी है, कैश फ्लोज काफी बढ़िया है, इसीलिए भारतीय एयरटेल ने भी बायबैक अनाउंस किया। आप देखिए भारतीय एयरटेल, विप्रो, ये सब कंपनीज जो काफी क्लीन और बड़े कैश फ्लोज बनाती है। हालांकि भारतीय एयरटेल में डेट है, विप्रो में तो 24,000 करोड़ नेट कैश है। तो ये सब कंपनीज में प्रमोटर्स को समझ में आ गया है कि वैल्यू यहाँ पे है, तो वो बायबैक करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सब शेयर अच्छे हैं, नो डाउट। नियर टर्म में विप्रो में एक बार क्यूओक्यू ग्रोथ कम आया तो स्टॉक काफी गिर जाता है, और काफी लास्ट 2-3 साल से ग्रोथ वाइज डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बट मेरे ख्याल से ये सब स्टॉक्स में वैल्यू है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हो, उनको ये सब में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो धीमे धीमे खरीदारी की जा सकती है इन तमाम शेयरों में। आईटी शेयरों में यहाँ पर मौका बन सकता है, हालांकि मिड कैप आईटी कंपनी के नतीजे हमें बड़े ढीले ढाले से नजर आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था, नंबर्स देखे अच्छा नहीं लग रहा। ये तमाम कंपनियां, जैसे सास्किन आप देखिए नंबर्स के बाद गिर गया, ये स्टॉक जेंसार, परसिस्टेंट, आरएस सॉफ्टवेयर, तो थोड़े ढीले वाले नंबर हैं। इंटरनेशनल पेपर देखिए, अब 8-9% नीचे है इंटरनेशनल पेपर का स्टॉक, खराब नतीजों के बाद। यहाँ पर नतीजों से पहले हर बार यहाँ पर जो होप्स बन जाती है इंटरनेशनल पेपर, और हर तिमाही में बनती हैं वो, कुछ डीलिस्टिंग होगी, कुछ होगा, वो होता नहीं है जनरली। मैंने देखा है कई क्वार्टर्स से, और उसके बाद ये स्टॉक तेजी से नीचे आ जाता है। 8-8.5% इसलिए कमजोर यहाँ पर। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के लिए अच्छा दिन है। महिंद्रा सीआईई ऑटो, M&M फाइनेंशियल, ये दोनों स्टॉक 3% से ज्यादा की मजबूती नतीजों के बाद दिखाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज तमाम स्टॉक सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार इस बीच कमजोर ट्रेड करके दिन के लो पॉइंट के आसपास आ चुके हैं। देखना है कि यहां से सपोर्ट लेंगे या फिर गिरावट बढ़ेगी, ये मिलेगा जवाब कुछ देर में आगे। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन हमारे साथ अब प्रियंका जुड़ चुकी है, जो बताएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग आज कैसी होने वाली है। प्रियंका, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग हेमंत। तो कमोडिटी बाजार के खुलते ही क्रूड, सोने और चांदी में बनाइए स्ट्रैटेजी हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ ही सौदा आपका में होगा तत्काल ट्रेड आइडिया भी। इस ब्रेक के बाद मैं हाजिर हो रही हूं सौदा आपका लेकर।